हमने कल पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन साइंस, जो 9th और 10th 11th और 12th सभी क्लासों के लिए लागू होता है। यदि हमें कुछ सीखना है तो हमें उसके लिए पहले बेसिक नॉलेज बहुत आवश्यक है। कल हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट, जिसमें सूत्र बनाना केवल एकल परमाणु से। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट सेकंड में आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि बहुपरमाणु यौगिकों से सूत्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एकल परमाणु जो हमारे भाग लेते हैं फॉर्मूले बनाने में, उसमें एक तो धनायन होता है और एक ऋणायन होता है और कुछ बहुपरमाणु होते हैं। तो एकल परमाणु जो धनायन होते हैं उनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन है जो हमारे फॉर्मूले बनाने में, सूत्र बनाने में यूज आते हैं, केवल मैं उन्हीं को लिख रहा हूँ। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर, ये सारे एकल परमाणु है जो आपको 9th में और 10th में दोनों क्लासों में आपके यूज आते हैं। मैं केवल उन्हीं फॉर्मूलों को लिख रहा हूँ, उन्हीं प्रतीकों को लिख रहा हूँ जो आपके यूज आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन। इसकी वैलेंसी मैंने कल बताई आपको कि +1 भी होती है और -1 भी होती है। तो इसका मतलब है ये ऋणायन में भी आएगा, इसकी +1 और इसकी -1। उसी प्रकार से हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम में भी हमने कल देखा था इसकी +1 है, इसकी Mg की +2 है, एल्यूमिनियम की +3 है, पोटेशियम की +1 है। 1 लिखो तो कोई बात नहीं, लिख भी सकते हैं और नहीं लिख सकते। प्लस का मतलब भी होता है 1, माइनस का मतलब भी होता है 1। कैल्शियम की +2 होती है, बेरियम की +2 होती है, कॉपर की +1 भी होती है और +2 भी होती है, आयरन की +1 भी होती है और +2 भी होती है और +3 भी होती है। आयरन की +2 होती है और +3 होती है। सिल्वर की बात करें तो इसकी वैलेंसी होती है +1। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कल आपको मैंने बताया था कि संयोजकता किस प्रकार से निकाली जाती है, वैलेंसी किस प्रकार से निकाली जाती है। जो आपके अधिकतर सूत्र यूज आते हैं उनमें ये प्रतीक जरूर मिलते हैं। और यदि मान लो कोई नया अगर आपको कोई प्रतीक आ गया और मैंने यहाँ नहीं लिखवाया तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वो हम जब बुक्स पढ़ेंगे तो हमें ध्यान होगा कि ये नया शब्द आया और उसी को यहाँ पे हम लिख लेंगे, जिससे हमें उसकी संयोजकता भी वहां याद कर लेंगे। अब ये जो है ये तत्व मैंने जो हिंदी में लिखे हैं, बेरियम, कॉपर, आयरन और सिल्वर, ये 1 से 20 तक के तत्वों में नहीं आते हैं। कल आपने इनको नहीं पढ़ा, लेकिन ये हमारे यूज आते हैं। इनको हम उनकी संयोजकता निकाल तो सकते हैं, लेकिन हमारे 9th 10th में केवल इनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 11th में सिखाया जाता है कि इनकी संयोजकता किस प्रकार से निकाली जाती है और इसका थोड़ा नियम अलग है। इस कारण से आपको ये कुछ प्रतीक है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि एकल परमाणु ऋणायन। एकल परमाणु ऋणायन में हम देखो सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन -1 होता है। एक हम पढ़ेंगे इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की होती है -3, ऑक्सीजन की होती है -2, क्लोरीन की होती है -1, ब्रोमाइड होता है -1, आयोडाइड होता है -1, फ्लोरीन होता है -1। तो यहाँ पे मैंने कल आपको एक बात बताई कि जिस एकल परमाणु हो और यदि उनके ऊपर ऋणायन चार्ज हो तो इसका मतलब होता है उनको आयड लगा के लिखा जाता है। तो हम इन सबको क्या लगा के लिखेंगे, इनको आयड लगा के लिखेंगे। जैसे इसको हमने बोला हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हाइड्राइड। इसको बोलेंगे नाइट्राइड, इसको बोलेंगे ऑक्साइड, इसको बोलेंगे क्लोराइड,
इसको बोलेंगे ब्रोमाइड, इसको बोलेंगे आयोडाइड, इसको बोलेंगे फ्लोराइड। इस प्रकार से आपने देखा कि जितने भी एकल परमाणु है और उनपे अगर ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, ऋणात्मक आवेश लगा हुआ है, तो या संयोजकता माइनस में है, हम कह सकते हैं, तो उनको आइड लगा के बोला जाता है। जैसे हाइड्राइड, अगर यदि सूत्र में कल आया था हमारे पास नाइट्राइड, ऑक्साइड, तो हमने क्या लिखा था उसको N से, ऑक्साइड को O से, मतलब इसका मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही, लेकिन को आइड लगा के लिखा जाता है जब हम सूत्र बनाते हैं। अब बात करते हैं बहुपरमाणु की। ये चीजें तो मैंने आपको कल बता दी थी कि इनको किस प्रकार से निकाला जाता है। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देखें, क्योंकि आपका जब बेस मजबूत होगा तो आपको आगे क्लासों में दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये जो है, अगर मान लो उसमें भी आपको दिक्कत आ रही है कि हमें समझ में नहीं आया, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको रट भी सकते हैं। यदि हमने इनको रट भी लिया तो फिर भी हमें फॉर्मूला बनाना आ सकता है। तो अब बात करते हैं बहुपरमाणु की। बहुपरमाणु में कौन कौन से हमारे यूज आते हैं जो 9th और 10th के अंदर आते हैं? OH, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में हम देखते हैं CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। HCO3, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका एक दूसरा नाम और है, जहां हाइड्रोजन आ जाता है उसको हम बाई लिख सकते हैं, तो बाई कार्बोनेट इसको कहा जा सकता है, बाई कार्बोनेट। इसके बाद में बात करते हैं हम SO4, इसको हम बोलते हैं सल्फेट। एक होता है हमारे SO3, इसको बोलते हैं सल्फाइड, सल्फाइड। और होता है हमारे पास NO3, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, नाइट्रेट। एक और होता है NO2, इसको हम बोलते हैं नाइट्राइट। अब आप देखेंगे, इसको तो हमने बोला नाइट्राइड और इसको बोला नाइट्राइट। डिफरेंस क्या है? इसमें ड है और इसमें ट है। NO2 को बोलते हैं नाइट्राइट। एक होता है हमारे PO4, इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट। एक होता है हमारे NH4, इसको बोलते हैं हम अमोनिया, अमोनियम। अमोनिया नहीं बोलेंगे, अमोनिया तो गैस होती है, अमोनियम लिक्विड होता है। अमोनियम, अमोनिया होता तो NH3 होता, लेकिन यह क्या है? अमोनियम। अब हम इनकी क्या करेंगे, इनकी वैलेंसी देखेंगे क्या है। इनकी वैलेंसी निकाली नहीं जा सकती है, इनको आप केवल याद ही करना पड़ सकता है, तो इनको आपको याद करना है। यदि आपको ये याद है तो मैं कहता हूं आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। वो परमाणु में इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, इसकी वैलेंसी -1। इसको बोलते हैं कार्बोनेट CO3, इसकी वैलेंसी -2, इसकी वैलेंसी -1, इसकी वैलेंसी है -2, अर्थात संयोजकता क्या है? -2। इसकी संयोजकता भी -2, इसकी संयोजकता -1, इसकी संयोजकता -1, इसकी संयोजकता -3। आपने देखा कि सभी को मैंने माइनस में लिखा है, लेकिन जो ये है NH4, ये बहुपरमाणु है और किसमें आता है? हमेशा पॉजिटिव, अर्थात इसकी +1 संयोजकता होती है अमोनियम की। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो बहुपरमाणु है, इनके एक तो हमें प्रतीक याद हो जाए। जैसे आपसे कोई कहे कि सल्फेट, तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि सल्फेट SO4, नाइट्रेट NO3, फॉस्फेट PO4, हाइड्रोक्साइड OH। इस प्रकार से हमें कंटस्थ याद हो जाए। यदि याद हो जाएगा तो आपको कहीं परेशानी आने वाली नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से बहुपरमाणु के साथ में एकल परमाणु को यूज लिया जाए तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो अब देखिए आप फॉर्मूला किस प्रकार से बनाया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर इसी जगह में बता देता हूँ। एक बात हो, यदि मान लो आप सोच रहे हो कि हम जब बुक्स पढ़ेंगे और उनमें मान लो इनके अलावा कोई प्रतीक आ जाए तो हम क्या करें, तो मैं आपको बता दूं, उन प्रतीकों को आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उस प्रतीक को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद में उसकी वैलेंसी वहां से पता लग जाएगा, फॉर्मूले से पता लग जाती है कि उसकी वैलेंसी है क्या, तो उसकी वैलेंसी और वो
प्रतीक हम याद कर लेंगे, वैसे बहु परमाणु में भी हो सकता है। वैसे मैंने पूरा प्रयास किया है कि सभी मैंने एलिमेंट्स को यहाँ पे लिया है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं एग्जाम्पल में। मैंने बनाया मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक फॉर्मूला बना रहा हूं मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने कल आपको बताया था, सबसे पहले इसको डिवाइड करना। डिवाइड करने के बाद में सोडियम का प्रतीक है क्या, तो हम देखेंगे कि सोडियम का प्रतीक है क्या, Na, क्योंकि ये हमें याद है, हमें देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं यदि आपको जब तक याद नहीं हो तब तक आप देख देख के इसको करें, लेकिन इसको याद करना बहुत कंपलसरी है। सोडियम Na। हाइड्रोक्साइड की बात करें तो हाइड्रोक्साइड को हम लिखते हैं, हमें पता है हाइड्रोक्साइड 1 से 20 तक के तत्वों में नहीं आता है, ये बहु परमाणु में आता है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आता ही नहीं, वहां हाइड्राइड था। तो हाइड्रोक्साइड ध्यान रखें बहु परमाणु में आता है, इसको किससे व्यक्त करते हैं, OH लिखकर। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, OH। हमने क्या किया, इसकी वैलेंसी लिख दी +1, यहाँ लिख दिया हमने -1। हम क्या करेंगे, इसकी संयोजकता इसको दे देंगे, इसकी संयोजकता इसको दे देंगे, और दोनों में क्या करवा देंगे, दोनों में दोस्ती करवा देंगे। दोस्ती करने के बाद में ये नजदीक आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। और फिर मैंने कल एक बात बताई थी आपको, जब ये समान हो तो इनको समान अनुपात में लिखते हैं, तो 1:1, तो 1 को कभी लिखा नहीं जाता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, NaOH बन गया। दूसरा फॉर्मूला देखिए आप, जैसे मान लो आपको कोई कहे कि आपको लिखना है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, इनमें से कोई ले लेते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लेते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब हम वही बात, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में मैग्नीशियम का प्रतीक हम लिखेंगे, मुझे पता है Mg होता है, ये देखिए, और आप कल भी बताया था कि इसको याद करना कंपल्सरी है। नाइट्रेट, नाइट्रेट की बात करें, हमें पता है नाइट्रेट तो 1 से 20 तक के तत्वों में आता नहीं है, ये बहु परमाणु है, तो बहु परमाणु में नाइट्रेट क्या बोलते हैं, NO3, और इसकी वैलेंसी क्या है, -1, तो इसकी होती है NO3, तो इसकी वैलेंसी -1 और इसकी +2। ये वैलेंसी इसको दे देते हैं, ये वैलेंसी इसको देते हैं, दोनों में फ्रेंडशिप करवा देते हैं, दोनों नजदीक आ जाते हैं। अब देखिए 2 अनुपात 1, इसका मतलब 2 वैलेंसी इसको दे देंगे और यहाँ पे 1 इसको दे देंगे। बच्चे सबसे ज्यादा गलती इसी फॉर्मूले में करते हैं, इसी प्रकार के फॉर्मूले में करते हैं जिनके नीचे 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। वो सोचते हैं कि ये इसकी संयोजकता है, लेकिन नहीं, ये एक अपने आप में परिवार है NO3, और NO3 अपने आप में परिवार है, तो ये 3 इससे अलग नहीं हो सकता है। मैं आपसे कहूं कि नाइट्रेट का सूत्र क्या है, तो आप कहेंगे कि नाइट्रेट को किससे लिखते हैं, NO3 से लिखा जाता है। तो NO3 मैंने लिख दिया नाइट्रेट, और इसकी वैलेंसी मुझे पता है क्या है, -1 है, तो मैंने यहाँ -1 लिख दिया। अब दिक्कत क्या आएगी यहाँ पे कि -1 तो यहाँ लिख देंगे हम, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, तो मैंने कहा 1 को लिखा नहीं जाता है। अब 2 को हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे पहले 3 है। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आए, यदि मान लो आपकी वैलेंसी 1 से ज्यादा हो और बहु परमाणु में 1 से ज्यादा कोई संख्या हो, जैसे 4 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, तो हमें क्या करना है, उसमें ब्रैकेट लगाना है, और ब्रैकेट लगाने के बाद में 2 नीचे लिख देना है। तो देखिए आप देखेंगे यहाँ पे MgNO3 का होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला हो चुका है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले बना सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, अब आपको एक प्रॉब्लम और आ रही होगी, आप सोच रहे होंगे कि प्लस माइनस कहाँ चले जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा जब भी सूत्र बनाओगे तो हमेशा पहला कौन सा आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये आप ध्यान रखें, और दूसरा हमेशा नेगेटिव आएगा। आप सोच रहे हो कि सर ने हमें बता दिया, लेकिन प्लस या माइनस है, ये यदि कंफ्यूजन हो और आप संयोजकता में प्लस माइनस भूल गए हो तो उसकी टेंशन नहीं लें। उसके लिए हम क्या है, हम जानते हैं पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव भी हम लिख सकते हैं, कहीं कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया। उसी प्रकार से एक और फॉर्मूला आपको बताता हूं मैं, फॉर्मूला है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट,
सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में प्रतीक लिखेंगे Al और यहाँ लिखेंगे SO4। आप जब भी मैं कोई आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ और मैं कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया तो आप उसको पॉज करके आराम से पहले खुद करें, उसके बाद में चेक करें कि हमारा सही है या गलत है। उसके बाद में क्या करना है, एल्यूमिनियम की वैलेंस हम जानते हैं +3 होती है, इसकी जानते हैं हम -2 होती है। तो इसकी वैलेंस इसको दे दी जाती है और इसकी वैलेंस इसको दे दी जाती है और ये समान अनुपात में नहीं है तो हम क्या करते हैं, दोनों में फ्रेंडशिप करवाते हैं, दोस्ती करवाते हैं, दोनों को नजदीक लाते हैं। उसके बाद में इसकी 3 वैलेंसी इसके पास चली जाती है, इसकी 2 इसके पास चली जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 इसके पास गए तो आपको पता है यहाँ 4 है नीचे, तो 4 है तो ये इससे हट नहीं सकता, तो SO4 को क्या करना है, ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। उसके बाद में आराम से इसके नीचे क्या लगा दें, 3 लगा दें। उसके बाद में 2 की बात करें तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसके ब्रैकेट लगा देते हैं, लेकिन ब्रैकेट नहीं लगेगा। ब्रैकेट नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा नीचे, क्योंकि ये क्या है, ये एकल परमाणु है। और एकल परमाणु हो या बहु परमाणु हो, अगर बहु परमाणु भी होता और यदि मान लो उसके नीचे कुछ भी नहीं होता तो उसके नीचे कभी भी ब्रैकेट नहीं लगता है। ब्रैकेट उसके लगता है जिसमें 2 से ज्यादा संख्या हो, जैसे यहाँ 4 है, 3 हो, कुछ भी हो, 5 हो, इस तरीके से। तो ये बन गया हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आपको मैं बताता हूं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, जैसे मान लो मैंने बनाया है यहाँ पे अमोनियम, अमोनियम अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोजन, यह लिख देता हूं कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहाँ आपको दिक्कत आ सकती है, आप सोचोगे कार्बोनेट है बीच में हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे हमेशा 2 ही भागों में डिवाइड होता है। यदि 2 भागों में डिवाइड हो गया तो पहला सोडियम अमोनियम है सॉरी, और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो हम कार्बोनेट नहीं देखेंगे, हम देखेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट। कभी भी ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं आता जिसमें 3 डिवाइड हो, केवल 2 डिवाइड होते हैं, पहला इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से। तो आपने इसको डिवाइड किया तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले अमोनियम का प्रतीक देखा, हमने देखा अमोनियम तो 120 तक के तत्वों में है ही नहीं। हम देखेंगे बहु परमाणु में है तो वो पॉजिटिव है, मैंने पहले बोला था पहला हमेशा पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पॉजिटिव अमोनियम है। हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट ये रहा, तो हमने लिख दिया HCO3, इसकी वैलेंसी -1, इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी इसको दे दी जाती है, इसकी वैलेंसी इसको दे दी जाती है। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले दोनों में मित्रता करवाते हैं, फ्रेंडशिप करवाते हैं और दोनों नजदीक आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं इसकी वैलेंस इसको दे दी जाती है, इसकी वैलेंस इसको दे दी जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है 1:1, इसका मतलब है 1 को लिखा नहीं जाता है। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका दूसरा नाम भी हो सकता है अमोनियम बाइकार्बोनेट, इस तरीके से भी इसको बोला जा सकता है। एक और फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, नंबर 5। जैसे बेरियम, बेरियम फॉस्फेट, बेरियम फॉस्फेट। तो बेरियम सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से आप देखोगे बेरियम तो है ही 120 तक के तत्व में, बेरियम है नंबर 3 वाला, लेकिन यहाँ क्या है बेरियम, और बेरियम मैंने कहा था कि याद करना है आपको, तो बेरियम ये रहा हमारे पास। सबसे पहले हमने बेरियम को क्या लिखा, Ba। मैंने हिंदी में भी इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इनके प्रतीक आ भी जाए तो उनका नाम नहीं आता, और नाम आते हैं तो प्रतीक नहीं आते। तो मैंने दोनों चीज यहाँ पे इंडिकेट की है, आप इसमें से देख के आराम से इसको नोट करें और इसको याद करें। Ba बेरियम। फॉस्फेट की बात करें तो फॉस्फेट तो कोई आता ही नहीं, वहां फास्फोरस था, या फॉस्फेट मतलब बहु परमाणु का, बहु परमाणु में क्या करेंगे हम NH4 प्लस फॉस्फेट सॉरी ये रहा PO4, तो PO4 हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद में बेरियम की संयोजकता मुझे पता है, याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं याद तो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन जब एग्जाम होते हैं उनमें आपको संयोजकता भी बताई जाती है, क्योंकि 9th के लिए तो ये ठीक सही है, लेकिन हम 10th की बात करें
ये तो एक बेसिक चीज है। 10th में हम क्या करें, डायरेक्टली आपको ये बनाना आएगा, और ये बनाना तभी आ सकता है जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जिसको आता है डायरेक्ट करें, जिसको नहीं आता है इस तरीके से करें। तो बेरियम की संयोजकता है +2, इसकी संयोजकता है -3। इसकी वैलेंस इसको दे दी जाती है, इसकी वैलेंस इसको दे दी जाती है, दोनों में फ्रेंडशिप करवाई जाती है। दोनों में फ्रेंडशिप करवाने के बाद नजदीक आते हैं, उसके बाद में 2 इसको दे दिया जाता है, तो 2 इसको दे दिया तो नीचे 4 है, 4 है तो इसका मतलब यहाँ ब्रैकेट लगेगा और नीचे 2 लग जाएगा। उसके बाद में बेरियम की बात करें तो एकल परमाणु है और 3 यहाँ पे लग जाएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे कभी भी प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है फॉर्मूले में। दूसरी बात, Ba3PO4 का होल हुआ, इसलिए क्या हो गया, बेरियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हो गया। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं लग रही कि आपको कुछ नहीं है, आपको सब आ जाएंगे। ये मैंने आपको कल बताई थी, यदि इनके साथ में यदि इनको जोड़ा जाए तो बात वही ऑक्साइड की जगह ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है, इसकी कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं आपको, आप सोच रहे हो हम इसको कैसे याद रखें, तो इसका कुछ छोटी सी मैं ट्रिक बता देता हूं जिससे आप याद रख सकते हैं। मैं एक बार इसको बिल्कुल क्लीन कर रहा हूं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ अणु ऐसे हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। कैसे? 1 से 20 तक के तत्वों में आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कल उनकी संयोजकता निकालना बताया था। आज मैं आपको इन कुछ ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पे मिक्स कर रहा हूँ, एकल परमाणु, 2 परमाणु सभी एक साथ आ रहे हैं। जैसे मान लो एक आया था हमारे पास N, एक आया था हमारे पास NO2, एक आया था हमारे पास NO3, एक आया था हमारे पास S, एक आया था SO4, एक आया था SO3। अब ये आप देखो N से कितने अणु बन रहे हैं, तो N से देखो एक तो N है, इसको हमने नाइट्राइड बोला क्योंकि 1 से 20 तक के तत्वों में। NO2 को हमने नाइट्राइट बोला और इसको हमने बोला नाइट्रेट। तो अब इसकी वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी अलग होती है। इसकी तो होती है -3, इसकी होती है -1, इसकी होती है -1। इस प्रकार से याद रखिए। बात करते हैं सल्फर सल्फाइड, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2। कहने का मतलब है जब भी ऐसा आ जाए उसकी हमेशा -2 होती है, -2 होती है, -2 होती है। इसको आप याद करने की आवश्यकता नहीं। सल्फर जहां भी दिख जाए वहां 2 होती है, चाहे SO4 के साथ हो, SO3 के साथ हो। केवल आपको ध्यान क्या रखना है, N वाला। N में भी NO2 और NO3 की माइनस होती है और इसकी क्या होती है, -3। वैसे ये चीज, ये NO2 आपके काम नहीं आएगा। हमें केवल N और NO3 याद कर लेंगे, वो बिल्कुल इतना पर्याप्त रहेगा। उसके बाद हम बात करें कि हमने एक किया था CO3 और एक CO3 से पहले H लगा दो, HCO3। तो इस प्रकार से भी हम इसको याद रख सकते हैं। इसको कार्बोनेट बोलते हैं, इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। लेकिन कार्बोनेट में क्या होता है, -2 होता है। जब इसमें कोई परमाणु आके मिल जाता है तो ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। दूसरी बात की बात करें, एक हमारे पास है फॉस्फेट। फॉस्फेट भी हम याद रख सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारा जो तलवा होता है, जो तालू होता है मुंह का, उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है और किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। तो फॉस्फेट आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। बात करते हैं OH। OH की बात कर रहे हैं, आपको पता है अभी कोरोना फैल रहा है और कोरोना में सब सैनिटाइजर करते हैं हाथों को। उसके अंदर क्या होता है, एल्कोहल होता है और एल्कोहल को कैसे लिखा जाता है, OH से लिखा जाता है। तो OH को जब फॉर्मूला बनाते हैं तो उसमें क्या यूज लिया जाता है, हाइड्रोक्साइड के रूप में, हाइड्रोक्साइड के रूप में, हाइड्रोक्साइड के रूप में, और इसकी वैलेंसी होती है -1। इस प्रकार से इसको हम याद रख सकते हैं। इसके बाद में NH4 की बात करें, +1 इसकी वैलेंसी। NH4 की बात करें, N जहां भी आ जाए तो समझ जाओ एक N जो नाइट्रोजन होती है वो प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, 78%। और आपको बताऊं अमोनिया एक ठंडी गैस होती है। अमोनिया जो ठंडी गैस होती है वो क्या करती है, उसको हम लिखते हैं NH3, जो हमारे आंखों से आंसू निकालती है, जिसे अश्रु गैस में भी शामिल किया जाता है। तो अमोनिया NH4, अमोनिया तो होता है NH3। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको अमोनिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम ये लिक्विड होता है और इसकी वैलेंस कितनी होती है, +1। इस प्रकार से इसको हम याद रख सकते हैं। ये सारे तत्व आपके पास आ चुके हैं। अब मैं आपको केवल कुछ फॉर्मूले दे रहा हूं, आप इसको
घर पे आराम से ट्राई करें और देखें कि आपको आया नहीं आया। पहला फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला आप बनाएंगे। इसके बाद में हम बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद में हम बनाएंगे कैल्शियम नाइट्रेट, इसके बाद में हम बनाएंगे इसके बाद में हम बनाएंगे सोडियम फॉस्फेट। पांचवा बनाएंगे एल्यूमिनियम नाइट्रेट। ये पांचों फॉर्मूले आप बनाने का प्रयास करें। अब एक आपको एक और दिक्कत है, मैं एक टॉपिक अलग से और बता रहा हूं आपको, जिसमें क्या है, तो आपने पढ़ा था कॉपर की +1 होती है, कॉपर की +2 होती है, आयरन को आपने देखा +3 होती है, +2 होती है, और आयरन को आपने देखा +3 भी होती है। अब आप इसको अच्छे से समझें, क्योंकि इसमें आपको डाउट लगेगा कि इसमें तो संयोजकता 2 है, हम फॉर्मूले में इसकी वैलेंसी 2 मानेंगे, 1 माने, इसकी 3 मानी है, 2 मानी। तो हम इसकी बात करें तो इसको वैसे तो बोला जाता है वैसे कॉपर, इस दोनों को क्या बोला जाता है, इन दोनों को बोला जाता है, आपको वहां भी मैंने कॉपर लिखा है कॉपर। इन दोनों को क्या बोला जाता है, इन दोनों को बोला जाता है आयरन, इसको आयरन बोला जाता है, दोनों को इसको कॉपर बोला जाता है। यदि मान लो आपके यहाँ कॉपर आ जाए और कॉपर के साथ में कुछ भी आपको जोड़ने के लिए कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाओ, कॉपर कुछ भी, यदि कॉपर आ जाए तो आपकी वैलेंसी 2 मानना है, आप कितना मानना है, 2 मानना है। यदि आयरन आ जाए तो आपको सोचो कि +3 लीजिए +2 लिखो, तो आयरन आ जाए तो आपको क्या मानना है, +2 मानना है। क्यों ऐसा इसलिए माना जाता है 2, क्योंकि जो ये 21 से 30 तक के तत्व होते हैं जो किसमें आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं, और जो डी ब्लॉक में आते हैं तत्व ये संक्रमण तत्व होते हैं, और इनकी जो स्थायी संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 2। तो मैं आपको बता दूं कि जो संक्रमण तत्व होते हैं डी ब्लॉक के तत्व, अब आप सोचो कि डी ब्लॉक कहां से आ गया, ये एक और सारणी आपको पढ़ाऊंगा बाद में, उसके लिए भी मैं समझा रहा हूं केवल जो डी ब्लॉक होता है उसके अंदर क्या होता है, संक्रमण तत्व कहलाता है डी ब्लॉक। इसके अंदर क्या होता है आपके, इसकी जो स्थायी संयोजकता होती है, स्थायी संयोजकता +2 मानी गई है, क्योंकि 21 से 30 तक के जो तत्व होते हैं सबसे ज्यादा स्थायीकरण होते हैं, सबसे ज्यादा संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये है, वैसे मैग्नीज एक आता है 25 नंबर पे, उसकी संयोजकता +7 तक होती है, +1 +2 +3 +4 +5 इस प्रकार से। तो आप देखेंगे इनकी संयोजकता 1 से ज्यादा है, तो आपको दिक्कत आएगी कि हम क्या माने। तो मैंने आपको बताया क्या मानना है, आपको +2 मानना है, आपको +2 मानना है आपको, ठीक है। अब +2 मानना है अगर कॉपर और आयरन हो, लेकिन मान लो आपको फॉर्मूले में आ गया, जैसे मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, इसको देखो कम संयोजकता होता है, इसको तो बोलते हैं अस लगाते हैं। यदि कम संयोजकता हो उसे अस लगाओ, इसमें कम कौन है, +2, तो इसको अस लगाओ। ज्यादा कौन है, ये +2, इसको इक लगाओ, इसको भी क्या लगाओ, इक। मतलब कम संयोजकता होता है उसको अस लगा के बोला जाता है, और ज्यादा होती है उसको इक लगा के बोला जाता है। कैसे, इसको हम बोलेंगे Q+, क्या बोलेंगे, Q+, इसको हम बोलेंगे क्यूप्रिक, इसको हम बोलेंगे फेरस। अब फेरस, क्योंकि इसको फेरस भी बोलते हैं तो इसको फेरस बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, फेरिक। यदि आपके शब्द आ जाए Q+ ऑक्साइड, तो Q+ ऑक्साइड में क्या मानेंगे, इसकी वैलेंसी बताओ। Q+ ऑक्साइड में आपको इसकी वैलेंसी कितनी माननी है, +1 माननी है। यदि क्यूप्रिक ऑक्साइड आ जाए तो इसकी वैलेंसी कितनी माननी है, 2 माननी है। यदि मान लो आपके आ जाए फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट में इसकी वैलेंसी कितनी माननी है, 2, और आपके आ जाए फेरिक सल्फेट, तो
तो आपको क्या मानना है +3। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। मुझे दो वर्ड और दो शब्द और याद आ रहे हैं, दो तत्व और याद आ रहे हैं जो आपके यूज आते हैं, वो मैंने लिखा नहीं था यार, आप नोट कर लें। एक तो जिंक, इसकी होती है +2, जिंक की क्या होती है +2। एक होता है पीबी, इसकी होती है +2। ये दोनों भी आप उसमें ऐड कर लें धन आइड। तो मैं इनसे रिलेटेड एक फॉर्मूला और लिख देता हूं आपको बनाने है, और इसके अलावा आपको बनाना है फेरिक हाइड्रोक्साइड। एक आपको बनाना है इसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड। एक बनाना है आपको जिंक नाइट्रेट। एक आपको बनाना है यहाँ पे लेड, इसको हम बोलते हैं लेड, मैं लिख देता हूं इसको लेड। लेड मतलब होता है शीशा। आपको एक बात और बता दूं, आपने देखा सोडियम को हमने Na से इंडिकेट किया, मैग्नीशियम को Mg से किया, या Pb दिख रहा है तो इसको Pb से क्यों इंडिकेट नहीं किया? तो मैं आपको एक बार बताऊं, जो भी इनके नाम दिए गए हैं तत्वों के, उनके लैटिन नाम के आधार पर दिए गए हैं। इसको लैटिन भाषा में प्लम्बम कहते हैं, इसलिए Pb आया। Na की बात करें, इसको हमने सोडियम बोला, फिर प्रचलित नाम सोडियम है, लेकिन इसका लैटिन नाम सोडियम नहीं है, इसका लैटिन नाम नेट्रियम। वैसे ही के पोटेशियम में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पी लिख देते हैं, गलत, क्योंकि पोटेशियम क्या है प्रचलित नाम है, लेकिन उसका जो लैटिन नाम है उसका नाम कैलियम, इसलिए उसको कैसे प्रदर्शित करें। तो ये नाम जो होते हैं, जो ये प्रतीक होते हैं, ये लैटिन नाम के आधार पर पड़े हुए हैं, इस कारण से कंफ्यूज नहीं हो। जैसा मैंने लिखा है वैसे आप याद करें। इसको हमने बोलता है जिंक। एक फॉर्मूला हो रहा है लेड कार्बोनेट, और लास्ट फॉर्मूला मैं आपके लिए देता हूं यहाँ पे Q प्लस क्लोराइड। तो इस प्रकार से आपको घर पर 1 से 10 तक के जो मैंने फॉर्मूले दिए हैं, वो जिस तरह से मैंने बताया उस तरीके से आप इनको लिखें और एक सूत्र बनाने का प्रयास करें। यदि आपको ये चीज आ गई तो मैं कहता हूं आपको केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। केवल ये आपकी बेसिक चीज है। मैं ये कहता हूं यदि आपको ही नहीं, यदि 11th या 12th में किसी बच्चे को ये चीज भी नहीं आती है तो ये चीज सीखे, क्योंकि बेसिक चीज में पढ़ा रहा हूं, या फिर मैं कोई चैप्टर चालू नहीं कर रहा हूं, कोई चैप्टर तो जब पढ़ेंगे जब हम अपने बेसिक चीज आ जाए। थैंक यू वेरी मच।